पृथ्वी, जीवन को संजोए हुए एक ग्रह। पृथ्वी पर जीवन के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि आप कहीं भी देखें आप इसे पाएंगे। लेकिन क्या पृथ्वी अनोखी है? अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है? क्या हम खास हैं या जीवन हर जगह है? जीवन के लिए सामग्री पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। लेकिन फिर हमने अंतरिक्ष में देखना शुरू किया और हमें पता चला कि केमिस्ट्री तो हर जगह है। क्या जीवन अपरिहार्य है? मुझे लगता है वहाँ ऐसे ग्रह होने चाहिए जो जीवन को पनाह देने में सक्षम हो। जीवन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? और एक बार शुरू होने के बाद क्या जीवन फैल सकता है? ये संभव है कि जीवन मंगल ग्रह पर शुरू हुआ और एक उल्का पिंड के अंदर पृथ्वी पर ट्रांसफर हो गया। जीवन ने हमारे ग्रह पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या जीवन ब्रह्मांड को जीत सकता है? विज्ञान शो पेश करता है हंट फॉर एलियन लाइफ। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। उसमें खरबों आकाश गंगाएं हैं। हर एक में लाखों सितारे हैं और ग्रहों की एक अनगिनत संख्या। तो सब कहां हैं? सबसे बेसिक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या हम अकेले हैं? क्या सिर्फ हम ही ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब क्या है? क्या ये सब सिर्फ हमारे लिए है या हम इसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये सबसे बेसिक और आसान सवाल है। क्या जीवन की संभावनाएं कहीं और मौजूद हैं? ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन कितना संभावित है, इस बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है। जीवन संभवतः हर जगह बन रहा है। हम पूरी तरह से जानते नहीं हैं। जीवन के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कम से कम एक बार हुआ है। लेकिन इस छोटे से ग्रह से दूर हम नहीं जानते कि ये कहीं और हुआ है या नहीं। ब्रह्मांड एक खतरनाक स्थान है। लावा महासागरों वाले ग्रह सितारों के बेहद करीब चक्कर लगाते हैं। पल्सर घातक गामा किरणों और एक्सरे से प्रज्वलित होते हैं। ब्लैक होल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। तापमान एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच जाता है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जीवन का जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन यहां पृथ्वी पर जीवन कुछ बहुत ही अजीब जगहों पर मौजूद है। जीवन वास्तव में हमारे ग्रह के हर हिस्से में व्याप्त है। ऐसी जगह कि आप सोचेंगे यहाँ कैसे पहुँच गया। पहली नजर में एक खूबसूरत झील जीवन के लिए एक अच्छी जगह लग सकती है, लेकिन कैलिफोर्निया सॉल्टन सी कोई स्वर्ग नहीं है। जहरीला खारा पानी जानलेवा है। झुलसे रेगिस्तान और वॉल्केनिक जियोथर्मल फील्ड से घिरा हुआ ये घातक वातावरण है। पृथ्वी पर अंतिम स्थानों में से एक जहां आप जीवन को खोजने की उम्मीद करेंगे वो उबलते मिट्टी के क्षेत्रों में होगा। आप इन वेंट्स को सुनना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ गैस है और यहाँ पानी और कीचड़ का घोल है जो यहाँ से निकल रहा है। तो ये सक्रिय मिट्टी के ज्वालामुखी है। ये सचमुच गर्म है। ये 73 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। लेकिन जीवन लचीला है। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में वॉल्केनिक वेंट्स के अंदर इसने घर बना लिया। हम गर्म रेगिस्तान के बीच में हैं और जब मिट्टी ऊपर आती है तो वो गर्म होती है और एसिडिक भी। फिर इस वातावरण में माइक्रोब्स हो सकते हैं जो इसमें फल फूल रहे हों। ये एक वातावरण है जो वास्तव में जीवन के अनुकूल है, भले हम इसे ऐसा ना माने। पृथ्वी के सतह का लगभग हर इंच सूक्ष्म जीवन रूपों से भरा हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के बारे में बात यह है कि ये कई अलग अलग वातावरणों में मौजूद है। ऐसी कठोर चरम स्थितियों में भी चाहे जो भी मुश्किल आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत शुष्क, उच्च दबाव, बहुत गर्म, यहाँ तक कि हाई रेडिएशन वातावरण में भी, जिसमें कुछ ही सेकंड्स में इंसान दम तोड़ देगा। जीवन एस्ट्रॉइड्स और उल्का पिंडों से बमबारी के बाद भी जीवित रहता है। जीवन कितना कठिन है इसका एक अप्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास है, और ये सच है कि ये भारी बमबारी से बच गया। देर से हुई भारी बमबारी युवा पृथ्वी पर हुआ एक हिंसक हमला था, जहां जीवन ने अभी अपना पैर जमाया ही था। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल पहले आंतरिक सौर मंडल पर एस्ट्रॉयड, धूमकेतु और अंतरिक्ष मलबे की बारिश हुई थी। इस चट्टानी बराज ने पृथ्वी की क्रस्ट के कुछ हिस्सों को पिघला दिया और महासागरों को उबाल दिया। ये एक ऐसा समय था जिसे हेडियन काल कहा जाता है। पाताल लोक के नाम पर, अधोलोक के नाम पर, नरक के नाम पर रखा गया। ये एक बेहद खतरनाक जगह थी। ये गर्म ज्वालामुखी के इस तीव्र चक्र के सतह पर अपने आप को उगल रहा था। पृथ्वी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक गुजर चुकी है। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले पूरा ग्रह जम गया था। सैकड़ों फीट मोटी बर्फ लाखों वर्षों से महासागरों और महाद्वीपों को ढकी हुई है। हमने इसे स्नोबॉल अर्थ कहा। स्नोबॉल पृथ्वी में जीवन कैसे जीवित रह सकता था, और विशेष रूप से ऐसे जीव जिन्हें सूर्य के प्रकाश, फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी तरह शायद गहरी जमीन के नीचे कुछ छोटे जीवन रूप बच गए। वो बस तब तक वहाँ रहते थे जब तक चीजें शांत ना हो जाए, चीजें पिघल ना जाए, और फिर वो बाकी के ग्रह को जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर पृथ्वी पर जीवन ने इन नारकीय परिस्थितियों पर काबू पा लिया तो शायद जीवन कहीं भी हो सकता है। अगर ये पृथ्वी पर हो सकता है तो ये अन्य ग्रहों पर भी हो सकता है। जीवन एक रास्ता खोजता है और हमें इसकी तलाश में जाने की जरूरत है। सवाल ये है कि हम वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं। जीवन क्या है? पता है ये एक मामूली सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। जीवन को सही ढंग से समझ पाना कठिन है। ऐसा लगता है जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे जानते हैं, लेकिन इसके नियम क्या हैं? हर बार जब हम सोचते हैं कि हम समझ गए हैं तो एक नया रूप सामने आता है और वो पूरी तरह से पुरानी परिभाषा पर सवाल उठाता है। एस्ट्रोबायोलॉजी में एक मजाक है कि अगर आप 200 वैज्ञानिकों से जीवन की परिभाषा पूछेंगे तो आपको 200 अलग अलग जवाब मिलेंगे। जीवन हम मनुष्यों की तरह जटिल हो सकता है या बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तरह सरल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी लाइफ फॉर्म करते हैं। जीवन चीजों का उपभोग करता है। ये सांस लेता है, ये खाता है, ये उत्सर्जित करता है, ये बढ़ता है, ये प्रजनन करता है। ये जटिल है। जीवन ने पृथ्वी को हर तरह से बदल दिया है, लेकिन जीवन अभी भी एक दुर्घटना है। जीवन मेरे हिसाब से एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये ब्रह्मांड में सबसे जरूरी और सबसे खास केमिकल रिएक्शन है। यदि जीवन केवल रसायन विज्ञान का एक उत्पाद है तो ब्रह्मांड में कहीं भी इसके शुरू होने की क्या संभावना है? केमिस्ट्री के बारे में हम एक बात जानते हैं कि अगर सही हालात हो तो कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। ये मौका के खेल यानी गेम ऑफ चांस की तरह है। जीवन को जीतने के लिए परिस्थितियों का सही होना आवश्यक है, लेकिन बाधाओं का पता लगाने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि वे स्थितियां क्या है और वे कितनी सामान्य है। तो ये एक संख्या के खेल जैसा है। ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और संभावनाओं के बारे में है। ये जीवन के लिए डाइस पर हर बार 6 आने जैसा है, लेकिन आपको कितने 6 लाने की जरूरत होगी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? कितनी सटीक परिस्थितियों की आवश्यकता है? आपके पास 100 डाइस हो सकते हैं, उन्हें रोल करें, हर बार 6 लाइए, तभी आपको जीवन मिलेगा। हमें सैकड़ों या सैकड़ों हजारों डाइस की आवश्यकता हो सकती है, हम नहीं जानते। हमें सच में कुछ नहीं पता कि इस ब्रह्मांड में जीवन कितना सामान्य है या फिर दुर्लभ। हम नहीं जानते कि जीवन की उत्पत्ति यहाँ पृथ्वी पर कैसे हुई। जहाँ की परिस्थिति हम समझते हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे जीवन शुरू हो सकता था।
क्या जीवन दुर्लभ है, क्या जीवन सामान्य है, हम नहीं जानते कि आखिर ये कैसा है। जब तक हम इसे बेहतर तरीके से नहीं समझते, तब तक मौजूदा जीवन पर शर्त लगाना समय की बर्बादी है, और शायद हमारे उत्तर यहाँ पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। इस समस्या को दूर करने का एक तरीका है कहीं और जीवन की तलाश में जाना। यदि हमें जीवन की बाकी उदाहरण मिलते हैं, तो हम तुरंत एक जवाब दे सकते हैं कि जीवन के कहीं भी होने की कितनी संभावना है। और जीवन की तलाश के लिए सबसे अच्छी जगह हमारे पास ही हो सकती है, मंगल ग्रह। अगर यहां जीवन शुरू हो सकता है, तो शायद जीवन ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन को ब्रह्मांड जीतने के लिए पहले शुरू होना होगा। जब हम पृथ्वी पर जीवन को देखते हैं, तो संभव है कि इसके सभी पूर्वज एक समान हो। जीवन एक स्थान पर शुरू हुआ, वो फैला और सभी अलग तरह के जीव बन गए जो आज हम देखते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहला सवाल यह है कि जीवन किससे बना है। सूची में सबसे ऊपर सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रासायनिक तत्व। मैं ब्रह्मांड के बारे में इतना तो जानता हूँ, फिजिक्स के नियम हर जगह एक जैसे लगते हैं। रासायनिक संरचना हो या फिर तत्वों की बात हो, हर जगह ये एक जैसे ही होते हैं। और ब्रह्मांड इन तत्वों को बिग बैंग से नहीं बल्कि सितारों से बनाता है। एक तारे के जीवन के दौरान वो तत्वों का निर्माण करता है, और जब तारा मर जाता है तो ये तत्व एक सुपरनोवा के रूप में अंतरिक्ष में आ जाते हैं, जिससे जीवन के लिए जरूरी सामग्री बाहर ब्रह्मांड में फैल जाती है। हम, पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमें बनाने वाले सभी तत्व तारों में बनाए गए थे। तो तारों की मृत्यु से जीवन का जन्म होता है। प्रमुख तत्वों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस शामिल हैं। लेकिन जीवन के लिए सबसे केंद्रीय तत्व, जैसा कि हम जानते हैं, वो है कार्बन। जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं, सारा जीवन कार्बन पर आधारित है। कार्बन हमारे जीवित मॉलिक्यूल्स की संरचना मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन एक अविश्वसनीय बहुमुखी निर्माण सामग्री है। ये अन्य तत्वों के साथ बंधकर लंबी श्रृंखला के अणु बन सकता है, जिसमें से हर एक के अलग अलग गुण होते हैं। एक तत्व के रूप में ये एक विशाल और जटिल रसायन का उत्पादन करने में सक्षम है, और वो जटिल रसायन है जो हम जीवन में पाते हैं। हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन क्या कार्बन जीवन के लिए अणु बनाने का एकमात्र तरीका है? क्या ये केमिस्ट्री का एकमात्र सेट है जो इस चीज को बनाने में सक्षम है जिसे हम ब्रह्मांड में जीवन कहते हैं? नए शोध से पता चलता है कि सुपरनोवा में बनाया गया एक और तत्व जीवन का मूल बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन की तरह लंबी श्रृंखला के अणुओं को बनाने और एटम्स के बीच एक जैसे बॉन्ड्स बना सकते हैं। 2016 में शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए एक माइक्रोब को बायो इंजीनियर किया, और उन्होंने जो बनाया वो लगभग एक कंपाउंड की तरह है, कार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण। उन्होंने इसे नाम दिया है ऑर्गेनो सिलिकॉन मॉलिक्यूल। ये समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि सिलिकॉन आधारित जीवन कैसे काम कर सकता है। ये पता चल सकता है कि ब्रह्मांड सिलिकॉन आधारित जीवन से भरा है और अजीब है, और भविष्य में किसी दिन एलियंस इन अजीब कार्बन आधारित जीवन रूपों को देखने के लिए पृथ्वी पर आएंगे कि ये कितने अजीब, नाजुक और बदबूदार हैं। मैं साइंस फिक्शन का फैन हूँ। मैंने फिल्में और टीवी शोज देखे हैं और किताबें भी पढ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ जीवन किसी और चीज पर आधारित हो, खासकर जब हमें कॉन्ट्रास्ट मिलता है कि यहाँ की जीवन की कैसे शुरुआत हुई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ब्रह्मांड हमें बता रहा है हाँ, कार्बन ही इसका जवाब है, और ये जानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी ऑर्गेनिक अणुओं से जटिल जीवन रूपों तक पहुंचना एक बड़ी छलांग है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमारे पास सच में कोई आइडिया नहीं है।
एक बड़ा सवाल ये है कि आप सरल कार्बनिक अणुओं के मिश्रण से एक जीवित प्रणाली कैसे बना सकते हैं? हम जानते हैं कि ये सब सितारों की मृत्यु से भारी मात्रा में बनाए गए मूल तत्वों से शुरू होता है। लेकिन आप उस पहली सेल को बनाने के लिए उन लेगो ब्रिक्स को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? सीधा जवाब है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास उसके बारे में कुछ आइडियाज जरूर हैं। ऑर्गेनिक अणुओं की श्रृंखला और अधिक जटिल हो जाती है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए बनाते हैं, वो अणु जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अंत में एक साधारण कोशिका बनती है। तो बाहरी अंतरिक्ष में एक सेल बनाने के लिए आपको सभी बड़ी चीजों को किसी तरह एक साथ जोड़ने की जरूरत है। हमें हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, वो हर जगह हैं। ग्रह, धूमकेतु, गैस के बादल। हमारे सौर मंडल में जीवन के मूल तत्व कहीं और भी मौजूद हैं, तो हर जगह जीवन हो सकता है। 2018 में नासा ने घोषणा की कि उसे किसी दूसरे ग्रह पर ऑर्गेनिक अणु मिले हैं, जिस ग्रह पर हमें हमेशा एलियन जीवन के होने का संदेह रहा है, मंगल। तो जब भी नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं कि मंगल के बारे में उनके पास कोई जानकारी है, तो सब पागल हो जाते हैं। इंटरनेट पर सब पागल हो जाते हैं। हो सकता है हमें यूएफओ में छोटे हरे एलियंस के फोटोग्राफिक सबूत मिले हों। इस बार ये मार्शियंस ही हैं। वो हमें बताएंगे कि उन्हें एक मार्शियन मिला है। दुनिया सुनती है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सवाल पूछता है, क्या हमें जीवन के सबूत मिले हैं? 6 साल से मार्स क्यूरोसिटी रोवर गेल क्रेटर नामक क्षेत्र की खोज कर रहा है, प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज। ये पृथ्वी पर जीवाश्म ढूंढने जैसा है। गेल क्रेटर पृथ्वी की उन जगहों से अलग नहीं है जो फॉसिल्स को संरक्षित रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण एरिज़ोना में पेट्रिफाइड जंगल है। ये दिखने में लकड़ी के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन असल में ये पत्थर है। यहाँ सब पत्थर है, लेकिन ये एक पेड़ हुआ करता था। ये फॉसिल 2 करोड़ वर्ष पहले जीवित था। एरिज़ोना के रेगिस्तान का ये पैच पूरी तरह से अलग दिखता है। ये नजारा अभी बहुत सूखा लग रहा है, लेकिन 2 करोड़ साल पहले ये गीली दलदली जमीन थी जिसमें पेड़ थे और पानी था। पेट्रिफाइड फॉरेस्ट की तरह मंगल भी वक्त के साथ बदल गया है। गेल क्रेटर कभी ताजे पानी से भरी झील थी। ये बहुत रोमांचक था क्योंकि हम जानते थे कि हम एक ऐसे वातावरण के ठीक ऊपर उतरे हैं जिसमें कभी बहुत सारा पानी बहता था और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित जैविक सामग्री हो सकती थी, भले ही ये जगह बहुत उजाड़ लगे। जून 2018 में क्यूरोसिटी ने इस प्राचीन मंगल ग्रह की झील में प्रवेश किया और ऑर्गेनिक अणुओं की खोज की। मंगल ग्रह पर ऐसा कुछ मिलना कितना रोमांचक है, क्योंकि वो असल में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, असल वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी वास्तविक कण। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले जीवों और जटिल जीवों की घोषणा के बाद उत्साह की एक लहर दौड़ गई। ये पूरी तरह से इस बात का संकेत नहीं है कि वहाँ जीवन है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। ये मार्शियंस के होने के प्रमाण नहीं है, लेकिन एलियन लेक बेड इस बात का प्रमाण है कि लाल ग्रह के पास कभी जीवन के लिए कुछ और जरूरी था, तरल पानी। अगर आपके पास ये सामग्रियां हमेशा से हैं, तो ये अलग बात है। यहाँ कार्बन हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है और शायद मीथेन, लेकिन आपको उन्हें एक साथ मिलाना होगा। तो आपको उनके अंदर रहने के लिए कुछ चाहिए, किसी प्रकार का माध्यम। जीवन आवश्यक रसायनों को एक साथ मिलाने के लिए कुछ तरल होना जरूरी है। हम अपने सौर मंडल में पृथ्वी को एकमात्र जल जगत के रूप में सोचने के आदी हैं, लेकिन नए सबूत कुछ और ही कहते हैं। बाहरी अंतरिक्ष से तरल पानी ले जाने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेहमान मौजूद हैं।
ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा नीला ग्रह पानी की दुनिया है। पृथ्वी पर 3.66 करोड़ ट्रिलियन लीटर से अधिक पानी है। ये हमारे शरीर का 60% हिस्सा भी बनता है। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन को आसानी से वाटर केमिस्ट्री के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। यही जीवन का जरूरी फीचर है। कुछ पानी आइस कैप्स में या हवा में वाष्प के रूप में मौजूद है, लेकिन 96% तरल पानी हमारे महासागरों में है। वैसे पृथ्वी वाकई खास है। इसकी जैसे कोई दूसरी जगह हमें तो नहीं मिली। ये सतह के 70% हिस्से पर तरल पानी के साथ एक सुंदर पर्याप्त ग्रह है। पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल निकायों की आवश्यकता होती है। जल है तो जीवन है। पानी वो है जिसे केमिस्ट सॉल्वेंट कहते हैं। ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। ये किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में ज्यादा चीजों को घोलता है और अणुओं को मिलने और इंटरैक्ट होने देता है। पानी जहां भी जाता है वो मूल्यवान रसायनों, खनिजों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अगर कोई लिक्विड नहीं होता तो चीजें बस अलग अलग रहती। आपको लगातार संपर्क की जरूरत है और एक अलग रासायनिक मिश्रण की जरूरत है, और पानी वो सब करता है। और इसीलिए हमारे सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए हमारी बहुत सारी खोजें इस तरह की धारणा पर आधारित है कि हमें तरल पानी की बहुत आवश्यकता है। हमने लंबे समय से पृथ्वी को तरल पानी के रूप में माना है, लेकिन ये सौर मंडल में अनोखी स्थिति में है। ये उस क्षेत्र में है जिसे हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, जहां सूर्य की रोशनी ग्रह की सतह पर तरल पानी का समर्थन कर सकती है। तारे के बहुत करीब हुए तो ग्रह की सतह से पानी उबल जाता है, बहुत दूर हुए तो पानी जम जाता है। दशकों से यह मानक सिद्धांत रहा है। हम सोचते थे कि किसी तारे के आसपास रहने की योग्य क्षेत्र ही तरल पानी खोजने का एकमात्र स्थान है, लेकिन एक बार फिर इस प्रकृति ने हमें हैरान कर दिया है। लेकिन अब हमें पता चला है कि तरल पानी उन जगहों पर मौजूद हो सकता है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। 1998 में टेक्सास में एक उल्कापिंड क्रैश हो गया। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि ये सच में कितनी शानदार खोज होगी। इसमें एक रहस्यमय बैंगनी खनिज है। ये रंग ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आने से बना है, लेकिन इसका कंपाउंड बहुत ही सामान्य है। ये वास्तव में सोडियम क्लोराइड है, जो नमक जैसा मिनरल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें तरल पानी के बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, और वो तरल पानी 1.5 अरब साल पहले इन क्रिस्टल्स में कैद था। 2018 में वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल्स की दोबारा जांच की और पाया कि तरल पानी अकेले यात्रा नहीं कर रहा था। हमें अब इस नमक क्रिस्टल में इस तरल पानी के साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले, और ये कुछ ऐसा है जो सच में नया और शानदार है। सच में हमें उसमें अमीनो एसिड्स मिले, हमारी सभी प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ तक कि हमारे डीएनए और तरल पानी भी एक उल्का पिंड के अंदर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो क्या हमारे सौर मंडल में कहीं और जीवन मौजूद है? शनि के लिए नासा के एक मिशन ने कुछ चौंकाने वाले परिणाम दिए। कसीनी स्पेस प्रोब शनि के चंद्रमा एनसेलेडस के कुछ नीचे। एनसेलेडस की किसी ने परवाह नहीं की कि ये दुनिया का बस एक छोटा सा स्नोबॉल जैसा था, पर एनसेलेडस ने सबको चौंका दिया। तरल पानी के दर्जनों गीजर्स चंद्रमा की सतह के साथ खाइयों से बाहर निकलते हैं, जो एक विशाल सब सरफेस ओशन से आते हैं। लेकिन ये कैसे संभव था कि हमारे सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र के बाहर इस दूरस्थ जमी हुई दुनिया में तरल पानी हो?
जब आप बाहरी सौर मंडल में प्रवेश करते हैं तो ये ठंडा होता है। कुछ ऊर्जा स्रोत होना चाहिए इसे गर्म रखने के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा विशाल गैस ग्रह की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पकड़ से आती है और इस सिद्धांत को टाइडल हीटिंग कहा जाता है। जब ये मुख्य ग्रह की परिक्रमा कर रहा होता है तब गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोर में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है और वो उस बर्फ के नीचे इस गर्म समुद्र के वातावरण को बनाए रखता है। पृथ्वी पर महासागर जीवन से भरपूर है। क्या एन्सेलेडस पर भी ऐसा ही हो सकता है? मैं एन्सेलेडस का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे लगता है कि ये जीवन के सबूत खोजने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह है। 2018 में कसीनी डेटा का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि एन्सेलेडस की बीम्स में जटिल ऑर्गेनिक अणु हैं। बस साधारण अणु हमें वहां मिले जैसे कि मीथेन, लेकिन कैसिनी के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि वहां अधिक जटिल बड़े और कार्बनिक अणु मौजूद हैं। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जल जगत पर जटिल जीवों का पहली बार पता लगाया गया है। वहां पर पानी बह रहा है, वहां जैविक सामग्री और जीवन जीने के लिए सभी जरूरी चीजें वहां मौजूद हैं। तो ये किसी सपने जैसा था। लेकिन एन्सेलेडस सब सरफेस ओशन वाला एकमात्र छोटा विश्व नहीं है। अन्य चंद्रमाओं और बौने ग्रहों में भी तरल पानी है। हमें लगता है कि जीवन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीज तरल पानी का होना है और लगता है हमारा सौर मंडल इससे भरा हुआ है। बाहरी सौर मंडल में तरल पानी की खोज ने ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के सारे नियमों को बदल के रख दिया है। ब्रह्मांड के उस पार सतह के नीचे एलियन जीवन छिपा हो सकता है। आंतरिक जल महासागर सतही जल महासागरों की तुलना में कहीं ज्यादा सामान्य है। तो अगर ब्रह्मांड में बहुत सारा जीवन है तो संभावना है कि बर्फ के नीचे एक आंतरिक महासागर हो। किसे पता कि बर्फीली बाहरी दुनिया के अंदर क्या छुपा हो सकता है। ये हो सकता है कि चारों तरफ जेलीफिश और ऑक्टोपसिस हों और एक्सोमून और बर्फीले एक्सोप्लैनेट हों जिनकी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। तरल जल महासागरों की खोज संभावनाओं की दुनिया खोल सकती है। अगर आप बुद्धिमान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑक्टोपस सभ्यताओं के बारे में एक्साइटेड नहीं हैं, तो इस पर अब क्या कहूं। हमारे सौरमंडल में जीवन खोजने की संभावना अभी बहुत बेहतर हो गई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स और तरल पानी आम है, लेकिन जीवन के होने के लिए आपको केवल इन दो स्थितियों से अधिक की आवश्यकता है। जीवन को एक चिंगारी चाहिए। अणुओं के परस्पर क्रिया करने के लिए जीवन को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। एक चीज जिसने पृथ्वी पर जीवन शुरू करने में मदद की वो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सभी तारों से अल्ट्रावायलेट प्रकाश उत्सर्जित होता है। हमारी आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। क्या किसी भी तारे के आसपास जीवन की शुरुआत हो सकती है या हमारा सूर्य आदित्य है? पृथ्वी सौर ऊर्जा से चलने वाला ग्रह है। खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में पौधे फोटोसिंथेसिस का उपयोग सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए करते हैं, जो हमारा भोजन बनता है। मुझे घास खाना पसंद है, खास तौर से गेहूं, और मुझे उस घास को खाने वाले जानवर से बना अजीब हैमबर्गर भी पसंद है। ये पूरा इकोसिस्टम सिर्फ धूप से संचालित होता है। लेकिन हाल के अध्ययनों ने इस बात पर नई रोशनी डाली है कि हमारे सूर्य से जीवन कैसे विकसित हुआ, विशेष रूप से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की भूमिका। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अणुओं को तोड़ने और रिएक्शंस को शुरू करने के लिए उपयोगी है। मुमकिन है इसने जीवन की उत्पत्ति में भूमिका निभाई हो। ये सरल कार्बनिक कणों को तोड़ता है और फिर वे खुद को और अधिक चीजों में जुड़कर बन सकते हैं। अब इसे बार बार करते हैं और आपको अंत में किसी तरह जीवन मिल जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 4 अरब साल पहले हुई थी। एक समय था जब पृथ्वी का वायुमंडल बहुत कम सुरक्षित था। यूवी रेडिएशन का स्तर 100 गुना अधिक था।
कम यूवी रेडिएशन जीवन कोड डीएनए के विकास के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन डीएनए में जानकारी संग्रहित करता है और फिर उस जानकारी का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट्स और ईंटें हैं। ब्लूप्रिंट्स डीएनए है और ईंटें प्रोटीन है। लेकिन हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर पहले जीवन में एक ऐसे रसायन का इस्तेमाल किया गया था जो बहुत सरल है। ये सरल रसायन आरएनए था, डीएनए का सिंगल स्ट्रेंथ का पूर्वज। आरएनए एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर जैसा है। ये एक सेल के लिए आवश्यक दोनों बेसिक चीजें दे देता है। ये इसकी खूबी है। तो ये ईंटें और ब्लूप्रिंट्स एक साथ होने जैसा था। अन्य अणुओं के विपरीत आरएनए प्रारंभिक पृथ्वी के उच्च यूवी वातावरण के लिए अधिक प्रतिरोधी था, जिससे ये पनप सका। आरएनए अंततः डीएनए में विकसित हुआ और जीवन शुरू हुआ। ग्रह पर जीवन पनपने के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होगी और एक निश्चित प्रकार का प्रकाश होना चाहिए। यदि सभी तारे यूवी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं तो क्या जीवन कहीं भी शुरू हो सकता है? जब हम जीवन के लिए अनुकूल स्थानों की तलाश करने के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ऐसे ग्रह की तलाश है जिसमें पर्याप्त यूवी विकिरण हो, तारा इतना करीब हो कि वो जीवन के लिए सतह को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर रहा हो, पर हमें बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन भी नहीं चाहिए। यूवी रेडिएशन की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। आकाशगंगा में सबसे आम तारे रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं। अगर रेड डॉर्फ स्टार्स अपने पास के ग्रहों पर जीवन को बरकरार रख सकते हैं तो हमारी आकाशगंगा में इस तरह की बहुत सारी रियल एस्टेट हैं। रेड ड्वार्फ स्टार्स कई तरह से ब्रह्मांड में जीवन के जीतने के अवसर के लिए अच्छे हो सकते हैं। एक, वो ब्रह्मांड के सभी तारों के 3/4 से अधिक हो। 2, वो सूर्य के प्रकाश की तुलना में 1000 गुना ज्यादा जीते हैं। और 3, ऐसा लगता है उनके चारों ओर चट्टानी ग्रह सूर्य की तरह सितारों की तुलना में कहीं ज्यादा। ये खूबियां हैं, लेकिन रेड ड्वार्फ स्टार्स की खामियां भी हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि वो जीवन की शुरुआत के लिए पर्याप्त उज्जवल ना हो। कुछ रेड डॉर्फ स्टार्स जिन्हें हम जानते हैं सूर्य की तुलना में कम अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करते हैं। वे ज्यादा यूवी लाइट बिल्कुल नहीं देते। शायद उनके आसपास किसी ग्रह पर जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। रेड ड्वार्फ स्टार्स बहुत मनमौजी भी होते हैं। वो कोमल और शांत रहते हैं, तो हिंसक विस्फोट भी कर सकते हैं, जैसे तारकीय लपटे। इस प्रकार के स्टार्स में अविश्वसनीय रूप से चमक होती है, मतलब कि वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स और रेडिएशन और प्रकाश के एक समूह को शूट कर रहे हैं जो उन ग्रहों की सतह को गर्म कर रहा है। अगर तारा यूवी के साथ सतह कर बमबारी कर रहा है तो ये उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये तारकीय लपटें सतह को खत्म करते हुए ग्रह के वायुमंडल को छीन सकती है। अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन अभी के लिए ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जीवन के फलने फूलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब तक हम केवल एक ही चीज जानते हैं कि एक तरह का तारा है जो निश्चित रूप से जीवन के लिए सही है, हमारा सूरज। हम ब्रह्मांड पर एक ही स्थान पर जीवन के बारे में जानते हैं, वो है यहाँ हमारी पृथ्वी। ब्रह्मांड में केवल 4% तारे ही हमारे सूरज जैसे हैं। यदि जीवन केवल दुर्लभ मध्यम आकार के सितारों के आसपास ही शुरू हो सकता है तो संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन जीवन अपना रुख बदल सकता है। क्या होगा अगर जीवन सिर्फ एक ग्रह पर शुरू हो जाए और फिर फैलने लगे? क्या होगा अगर जीवन बाकी ग्रहों की तलाश में ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे? पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं भी उभरने वाले जीवन का हमारा एकमात्र उदाहरण है।
लेकिन क्या होता अगर पृथ्वी पर जीवन कभी शुरू ना होता? एक विचार है कि पृथ्वी पर जीवन वास्तव में यहाँ से शुरू नहीं हुआ बल्कि अंतरिक्ष से आया था। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पैंसपर्मिया कहते हैं। पैंसपर्मिया का विचार पूरे ब्रह्मांड में जीवन के ट्रांसफर के बारे में बात करता है। हम जानते हैं कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ऑर्गेनिक अणु ले जाते हैं। क्या वो जीवन भी ले जा सकते हैं? अगर जीवन एक ग्रह पर शुरू होता है तो क्या वो अपने आप को पास के किसी ग्रह पर ले जा सकता है? क्या ये संभव है कि उल्कापिंड वास्तव में जीवित प्राणियों को ले जा सके? जीवन को ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए पहले उड़ान भरने की जरूरत है। एक एस्ट्रॉइड एक बसे हुए ग्रह से टकराव के रास्ते पर है। तो क्या होता है अगर किसी ग्रह पर एक बड़ी प्रलयकाली टक्कर होती है, सामग्री अंतरिक्ष में बिखर जाती है? टक्कर से उस ग्रह की सतह पर जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन संभव है कि कुछ बैक्टीरिया बच जाए ग्रह की सतह के टुकड़ों पर सवारी करके। एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद एक ग्रह से एक उल्का पिंड निकलता है। अब ये एक आसान सवारी नहीं होगी, लेकिन ये असल में इतना बुरा नहीं जितना आप सोचते हैं। 2017 में शोधकर्ताओं ने परीक्षण किया कि क्या बैक्टीरिया इस प्रक्रिया से बच सकते हैं। उन्होंने गैस चलित बंदूक से माइक्रोब्स को फायर किया और उन्हें टक्कर के दौरान दबाव और तेज गर्मी में रखा। माइक्रोब्स न केवल जीवित रहे बल्कि उन्होंने प्रजनन भी किया। कुछ बैक्टीरिया को मारना बहुत कठिन होता है, कुछ को हम मारना भी नहीं जानते। यहाँ तक कि इम्पैक्ट से किसी चट्टान से बैक्टीरिया अंतरिक्ष में चला जाए तो भी वो जीवित रहेगा। अगर एस्टेरॉइड्स की टक्कर के दौरान बड़े चट्टान के टुकड़े सच में जीवों को कैरी कर सकते हैं, तो ये ब्रह्मांड में फैले जीवन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। यदि माइक्रोब्स जीवित रह सकते हैं तो वो एक नए घर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने वाला जीवन बेहतर होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो जीव, वो बैक्टीरिया, उस चट्टान के अंदर की वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंतरिक्ष के वातावरण में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर माइक्रोब्स को सफलतापूर्वक विकसित किया है, लेकिन ये अंतरिक्ष में रहने वाले बैक्टीरिया भी यहाँ अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि आप बैक्टीरिया को अल्ट्रावायलेट लाइट, विशेष रूप से सूर्य से आने वाली कठोर अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में लाते हैं तो हाँ, आप इसे मिटा सकते हैं। मूल रूप से सूर्य से हाई एनर्जी रेडिएशन उन्हें मार डालता है। यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर खत्म हो सकता है, जिससे एस्ट्रॉइड की सतह पर किसी भी जीवन की मौत हो सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि माइक्रोबियल यात्री अभी भी भूमिगत छिपकर जीवित रह सकते हैं। देखा जाए तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूवी से बचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी चट्टान उसे अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दे देती है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुंचने में मदद मिलती है। आखिरकार वो एक निर्जन दुनिया में पहुंच सकते हैं जो तैयार है और जीवन की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन वहाँ ऊबड़ खाबड़ लैंडिंग होगी। क्या चट्टान किसी ग्रह के वायुमंडल से गुजरकर जल उठेगी? उसे गर्मी को सहना होगा, पर सिर्फ कुछ सेकंड्स, और उस चट्टान की केवल बाहरी परतें ही उड़ेंगी और फिर वो गिरकर जमीन से टकराएगी। तेजी से नहीं, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर उस पर कोई इंसान होता तो वो बच नहीं पाता, लेकिन बैक्टीरिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पैंसपर्मिया सिद्धांत कहता है कि जीवन सिर्फ एक ग्रह पर शुरू हो सकता है और फिर दूसरे ग्रह में फैल सकता है और शायद किसी और पर। अगर हमें एलियन लाइफ फॉर्म मिले तो क्या वो जाने पहचाने लगेंगे? सौर मंडल में अन्य जीवन खोजने के बारे में सबसे बड़े प्रश्नों में से एक ये है कि ये हमारे कितने समान होगा। अगर ये हमारे जैसा ही है तो सवाल ये है कि क्या हमारी एक समान उत्पत्ति थी? क्या हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? एक विचार ये है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से आया है। 3.5 अरब साल पहले मंगल की कल्पना कीजिए। उस समय वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही था। पृथ्वी अभी भी काफी गर्म थी। मंगल असल में जल्दी ठंडा हो गया था। घना एनवायरनमेंट था, पानी था, वहाँ जीवन शुरू हो सकता था। मंगल ग्रह पर बार बार मीटियोर से हमला हुआ है, जिससे अंतरिक्ष में ग्रह के टुकड़े बिखर गए और उनमें से कुछ टुकड़े यहाँ पृथ्वी पर भी गिरे।
ये जो है ये एक असामान्य उल्का पिंड है। ये लॉस एंजलिस शहर के पास पाया गया था और हम जानते हैं कि ये सच में मंगल ग्रह से आया है, क्योंकि इसके अंदर गैसें कैद हैं जिनकी संरचना ठीक वैसी है जैसी मंगल ग्रह के वातावरण की है। ये संभव है कि जीवन मंगल ग्रह पर शुरू हुआ और एक उल्का पिंड के अंदर पृथ्वी पर ट्रांसफर हो गया। जरा सोच कर देखिए, शायद हम वो अप्रवासी हैं, हम वो मार्शियंस हैं। पृथ्वी पर जीवन मंगल से शुरू हुआ हो और यहाँ ट्रांसफर हो गया हो। अफसोस की बात है कि ज्यादा संभावना ये है कि हम इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम मंगल ग्रह पर मार्शियंस की खोज करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं हम गलती से अपना जीवन रूप न ले जाएं। हमारे अंतरिक्ष यान पर जीवों को साथ लेकर अन्य दुनिया को दूषित करने की संभावना एक वास्तविक चिंता का विषय है। ये बैक्टीरिया अभी आसानी से मंगल ग्रह के चारों ओर क्यूरोसिटी रोवर की सवारी कर सकते हैं। मंगल ग्रह के लोगों और पृथ्वी वासियों के बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। तो हमें लगेगा या तो हम इसे अपने साथ लाए हैं या मंगल ग्रह का जीवन पृथ्वी जैसा है। ये लगभग वैसा ही है जैसे मंगल ग्रह का जीवन बार बार यहाँ आ रहा है, जैसे दो ग्रह एक दूसरे के चेहरे पर छींक रहे हैं। पैन्सपर्मिया हमारे सौर मंडल पर विजय प्राप्त करने के लिए जीवन को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक फैलाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी दूरियों का क्या? 2017 में सिगार के आकार के अंतरिक्ष चट्टान ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल में दिखाई दी। ये इंटरस्टेलर स्पेस से आई है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ हो सकते हैं। ओमुआ के बारे में आकर्षक चीजों में से ये एक लाल रंग की सतह है। अब वो आंशिक रूप से कार्बन अणुओं की मौजूदगी से हो सकता है। क्या जीवन इंटरस्टेलर या इंटरगैलेक्टिक यात्रा में भी बन सकता है? ब्रह्मांड में जीवन को ट्रांसफर करने का ये आसान तरीका है या नहीं, ये अभी एक बड़ा सवाल है। स्टार सिस्टम से स्टार सिस्टम में जीवन को ट्रांसफर करने की संभावना काफी कम लगती है। इंटरस्टेलर यात्रा की अपार दूरी और खतरों से बचना मुश्किल होगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वहां जीवन है, हमें बस जाना है और इसे खोजना है। इंसान होने के बारे में मुझे जो चीजें पसंद हैं, उनमें से एक ये है कि मैं इस जिज्ञासा के साथ पैदा हुआ हूँ। ये जिज्ञासा हमें पृथ्वी का पता लगाने, हमारे सौर मंडल और उससे आगे आकाशगंगा में बाकी लाइफ फॉर्म्स खोजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वर्तमान तकनीक के साथ इससे निकटतम तारे तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इसकी संभावना बहुत कम है कि मनुष्य कभी हमारी आकाशगंगा को छोड़ देंगे। अगर जीवन एक पृथ्वी से ब्रह्मांड में फैलता है तो शायद वो हम इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जीवन के अन्य रूप जो इंटरस्टेलर, इंटरगैलेक्टिक यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त है। हमारे नाजुक शरीर इंटरस्टेलर यात्रा की दूरी और खतरों के अनुकूल नहीं है। जैविक जीवन की तुलना में ग्रहों और सितारों के बीच यात्रा करने के लिए मिशन जीवन शायद अधिक मजबूत है। बहुत सारे वैज्ञानिक सोचते हैं कि जब हम एलियंस का सामना करेंगे तब हम उनका सामना नहीं करेंगे, उनकी मशीनों का सामना करेंगे, क्योंकि हम ऐसी मशीनों को बना सकते हैं जो 10 लाख साल तक चल सकती हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार पर जा सकती हैं। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से कहीं ज्यादा आसान है। यदि हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें जैविक जीवन की तुलना में रोबोट मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। मानवता के लिए एलियन जीवन की खोज करने के लिए मानवता को स्वयं विकसित होना पड़ सकता है, जैविक जीवन से कृत्रिम जीवन तक। यहाँ वास्तव में विडंबना ये है कि जब हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगा रहे हैं तो हम मनुष्य अपने दम पर जीवन के एक रूप का आविष्कार कर सकते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। AI का विकास, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स भी हमारे विकास होते हुए इतिहास में सिर्फ अगला महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। क्या एक सुपर इंटेलिजेंस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स ब्रह्मांड को जीत सकती है? ये भी हो सकता है कि ये AI अपनी मशीनों को बनाने लगे, खुद की कॉपीज बनाने के लिए कारखाने बना ले।
ऐसे जहाज बनाए जो इसे ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करे। लेकिन क्या एआई जीवन के नए रूप का प्रतिनिधित्व मुझे करेगा? लगता है इसका जवाब हाँ है, और इसके बाद जैसे सब कुछ बदल जाएगा। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास का अगला आवश्यक चरण हो सकता है। हमने कंप्यूटर बनाए, वो हमारी अगली पीढ़ी है। मैं जीवन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में मानता हूँ जो इसकी जटिलता को बनाए रखती है और प्रजनन कर सकती है। तो बैक्टीरिया जीवन है, मनुष्य जीवन है, और भविष्य की कोई एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन चीजों को कर सकती है वो भी जीवन का एक हिस्सा होगी। जीवन कई रूप ले सकता है और इतने विशाल ब्रह्मांड में ये हो सकता है कि जीवन अपरिहार्य हो। उन सभी सितारों और ग्रहों को देखकर मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन विकसित हुआ है। क्या हमारे ब्रह्मांड में जीवन होना चाहिए या उसमें हो रहे प्रोसेसेस का एक जरूरी अनिवार्य परिणाम है? शायद हाँ, शायद नहीं। जब तक हम इसे खोज नहीं लेते, हम निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि जीवन ब्रह्मांड को जीत सकता है या नहीं।